स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की सीरीज को। ये एक ही वीडियो होगा, इसमें हम सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे और सारे कंसेप्ट भी जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आप लोग का कोई मिस ना हो। तो चलिए हम जानते हैं। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है HTML स्टैंड फॉर। हमारे जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी आते हैं, जो छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछने वाले। तो यहाँ पूछ रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है। ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, सी हाइपर टेबुलर मार्कअप लैंग्वेज, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम थोड़ा बहुत HTML के बारे में जानते हैं, जो HTML क्या होता है। तो देखिए हमारे पास दो तरह के प्रोग्रामिंग होते हैं, एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, एक होता है बैक एंड प्रोग्रामिंग। तो हमारा HTML क्या है, एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग अब क्या होता है हम ये जानते हैं। तो एक सिंपल भाषा में जाना जाए तो जो हम देखते हैं, वैसे जैसे कि हम कोई भी वेब खोले, कोई भी वेबसाइट खोले, तो हमें जो भी चीज दिखता है वो हमारा फ्रंट एंड है। और उसके पीछे जितनी एक्टिविटी होता है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट पे गए या कोई भी ई कॉमर्स साइट पे गए और कोई भी आइटम को हम ऐड टू विश लिस्ट किए, तो ऐड टू विश लिस्ट जो हमें दिख रहा है बटन, वो क्या है, वो फ्रंट एंड का पार्ट है। लेकिन जब भी हम ऐड टू विश लिस्ट किए, तो एक देखते होंगे आप लोग, जो एक विश लिस्ट के बैग में वो आइटम चली जाती है, तो वो कैसे जाती है, तो वो हम बैकएंड में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे वो चली जाती है ऐड टू विश लिस्ट में। तो वो हमारा हो गया बैकएंड, HTML हो गया हमारा फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और HTML काफी इजी होता है, ये टैग वगैरह से बन के होता है, या तो हम कहते हैं ये एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है किसी भी वेबसाइट का। बिना HTML के तो कुछ नहीं होगा। HTML है, फिर HTML पे हम CSS और JS लगाएंगे, फिर उसी पे हम बैकएंड का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि HTML क्या है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। Which HTML tag is used to insert a line break? Break, BR, new line, LB। तो ब्रेक लाइन मतलब, ब्रेक लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक लाइन हम यहाँ लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब मेरा मन हो जो नीचे लिखना है, तो हम नीचे कैसे लिखेंगे, वो HTML कैसे समझेगा जो हमें अब नीचे लिखना है। तो हमारा HTML समझेगा ये BR। यहाँ पे अगर ये कुछ कोड किए और यहाँ पे सपोज करिए हम H1 लिख दिए, H1 लिख दिए और यहाँ लिखे हाय, फिर हम H1 को क्लोज कर दिए। अब हमारा मन है हेलो लिखने का, HELLO, वो भी नेक्स्ट लाइन में। तो कैसे लिखेंगे, वो भी H2 टैग के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, जो हम HTML को यहाँ पे बोलना है, जो यहाँ पे आप ब्रेक टैग लगा दो, जहाँ की हम जब हम ब्रेक टैग लगा देंगे जहां भी, वहां से वो HTML जो है सो लाइन को ब्रेक कर देगा। और सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जो कि लाइन को ब्रेक करता है। मतलब ऐसा जैसे कि हम H1 किए, ओपन किए, क्लोज किए, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, एक ओपन ही होता है, यही हो गया टैग। ऐसा नहीं होता जो BR भी लिख दिया और फिर कुछ देर बाद ऐसे BR को क्लोज किए, ये नहीं होता है। BR जो है सो सेल्फ क्लोजिंग है, ऐसे ही इस टैग का यूज होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो कैसे लाइन ब्रेक होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच टैग क्रिएट अ नंबर या ऑर्डर लिस्ट, UL OL OT या नन ऑफ दिस। तो OL ऑर्डर लिस्ट जो होता है सो OL होता है, जो किसी को भी ऑर्डर में, किसी चीज को अगर ऑर्डर वे में हमें लिखना हो तो हम OL टैग का यूज करेंगे। UL होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजेंटल लाइन इन HTML। एक होता है हमारा वर्टिकल लाइन, एक होता है हमारा हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन, एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा जो इसका आंसर क्या है। देखिए HR से हॉरिजेंटल, ऐसे भी ना याद रख सकते हैं किसी किसी चीज को, अगर ना बने तो कभी कभी ऐसे एग्जाम में तुक्का लगा देना, बन जाएगा।
अब देखिए ब्रेक का कुछ यूज नहीं है, लाइन का कुछ नहीं यूज है, HL का कुछ नहीं यूज है, हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो HR हो गया। और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग होगा, जो ये इसका भी जो होता है सो क्लोजिंग टैग होता है, नहीं ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। जैसे कि ब्रेक का BR है, वैसे ही H का HR हो गया। तो इस पेज में हमने क्या सीखा, जो HTML क्या होता है। HTML एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंसर्ट लाइन, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे होते हैं ना, उसको ऑर्डर तरीके से सजाने के लिए हम OL टैग का यूज करेंगे। अगर इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो तो ऑर्डर का O और OL का O ऐसे याद रख लीजिएगा। ऐसे ही आप हॉरिजेंटल में भी याद रख सकते हैं, हॉरिजेंटल का H और HR टैग का H। याद करने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ कुछ चीजें तो आपको याद ही करने होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो which HTML element is used to display a title in a browser tab। इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं जो क्या पूछ रहा है। जब HTML का कौन सा ऐसा HTML है जो टाइटल होता है ना, हर चीज का टाइटल, वो ब्राउजर का जो हमारा टैब होता है, जैसे कि ये क्रोम है हमारा, तो ऐसे क्रोम के एकदम टास्क बार ऊपर में देखते होगे कुछ लिखा, वो कहाँ से होता है, वो HTML में कौन सा ऐसा टैग का यूज करते हैं जिससे ये डिस्प्ले होता है। तो क्या वो मेटा होता है, क्या वो टाइटल होता है, क्या वो हेड होता है, क्या वो H1 होता है। तो देखिए H1 टैग क्या होता है, ये हेडिंग का काम करता है, जो कि बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। हेड टैग के अंदर हमारे मेटा टैग, टाइटल टैग्स होते हैं। टाइटल टैग और मेटा टैग का यूज हम करते हैं जब हम स्पेसिफाई करना होता है, जो ये कैरेक्टर सेट है, कौन सा कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, कहाँ इनकोडिंग करना है ये। तो इसका आंसर होगा टाइटल। अब ये देखिए यहाँ भी टाइटल पूछा, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है HTML। बस थोड़ा सोचना है, टाइटल कैसे डिस्प्ले करेंगे तो टाइटल टैग से, हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्प्ले करेंगे तो HR टैग से, ब्रेक कैसे करेंगे तो ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म BR से। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये है, इसीलिए दिमाग थोड़ा खोल के अच्छे से सुनिए मेरी बातें, आप सब समझ जाइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो CSS स्टैंड फॉर कलरफुल स्टाइल शीट, क्रिएटिव स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कंप्यूटर स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और याद रखिएगा, ये बिहार जो स्टेट हुआ था 2023, उसका आंसर है, सॉरी उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब CSS क्या है, CSS क्या होता है, देखिए इसका नाम ही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक स्टाइल शीट होता है, जैसे हम HTML में लिख दिए कोई चीज, तो सिंपल HTML में सिंपल अगर कुछ लिख दिए तो जैसे लिखते हैं वैसे ही प्रिंट हो जाता है। अब मान लो HTML में मैं लिख दी एप्पल, और मेरा मन हो गया नहीं एप्पल तो रेड कलर का होगा, एप्पल को रेड कलर कैसे करे, तो वो कैसे किया जाएगा, क्या हम HTML से कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें CSS का जरूरत पड़ेगा, एक स्टाइल सीट का जरूरत पड़ेगा। हम CSS में डिफाइन करेंगे जो एप्पल का कलर रेड हो तो वो रेड होगा। तो CSS का यही काम होता है। CSS को हम HTML में कैसे डिफाइन करेंगे, तो CSS को हम 3 तरीके से HTML में डिफाइन कर सकते हैं। एक, जैसे कि सपोज करिए ये H1 टैग है हमारा, ये हमारा हो गया H1 टैग, यहाँ हम लिख दिए हाई लिख दिए, सपोज करिए ये H1 को हम क्लोज कर दिए। ठीक, एक हम यहाँ लिख देंगे स्टाइल शीट, और यहाँ लिख दिए कलर रेड, तो हमारा हाई जो है ना सो रेड कलर का आएगा। ये हो गया इनलाइन CSS। एक होता है एक्सटर्नल CSS, उसको हम लिंक टैग के थ्रू ऐड करते हैं HTML के पेज में, और उसका एक्सटेंशन .css होता है। और एक होता है इंटरनल CSS, मतलब हम उसी पेज में, जैसे कि ये स्टाइल टैग होता है, स्टाइल टैग का यूज कहाँ होता है, CSS को डिफाइन करने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ओपन और क्लोज दोनों करते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे कि ये H1 है, तो हम लिख देंगे जो H1 जो है सो उसका कलर जो होना चाहिए सो रेड होना चाहिए, ऐसे हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम कर्ली ब्रेसेस में घेर के ऐसे
डिफाइन कर देंगे। तो हम 3 तरीके से CSS को डिफाइन कर सकते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। और जब हम एक्सटर्नल डिफाइन करेंगे तो उसके पेज का एक्सटेंशन हो जाएगा .css। और जो भी एक्सटर्नल हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि C1.css, हमने CSS के पेज का नाम रख दिया C1.css, तो C1.css को हमें पहले डिफाइन करना होता है HTML में। HTML को हम बताएंगे, जो C1.css पेज है, जो वो पेज का जितना भी स्टाइल का फॉर्मेट है, सो हमारे HTML में काम होना चाहिए। और और बहुत कुछ है, जैसे कि हम क्लास आईडी से कैसे यूज करते हैं, ये हम धीरे धीरे जानेंगे। जितना हमें स्टेट के एग्जाम और छोटे मोटे एग्जाम में जरूरत है उतना मैं बताऊंगी, बाकी तो बहुत है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन सा ऐसा HTML है जो कि डिफाइन करता है इंटरनल CSS, मतलब कौन सा HTML टैग है, which HTML tag is used to define internal CSS script style CSS design। अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जिसका आंसर है स्टाइल। ठीक है, इंटरनल CSS को हम स्टाइल टैग से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इंटरनली उसी पेज में हमको CSS डिफाइन करना है तो कैसे पता चलेगा जो ये CSS है? हम जब स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिखेंगे तो पता चल जाएगा जो वो CSS इसी पेज का है, और सभी के कुछ क्लास होते हैं, आईडी होते हैं, उस नाम से हम उसको डिफाइन कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल टेक्स्ट साइज? CSS की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट साइज को हम कंट्रोल करती है? टेक्स्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल? तो देखिए, जब हम टेक्स्ट का बात करते हैं CSS में, तो हम टेक्स्ट का यूज नहीं करके फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट और टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट में कुछ भी छेड़खानी करना चाहे CSS में तो हम फॉन्ट का, बाकी फॉन्ट आ गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज। अब बस ये याद रखिएगा, जब भी हम टेक्स्ट के साथ छेड़खानी करते हैं तो हम उसे CSS में फॉन्ट कहते हैं। टेक्स्ट इक्वल्स टू, दिमाग पे रखिएगा, जी हाँ टेक्स्ट साइज पूछ दिया, जैसे HTML में पूछ दिया टाइटल तो टाइटल में टिक कर दिए, ऐसे ही CSS में पूछ दिया टेक्स्ट साइज तो टेक्स्ट साइज में आप क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट को CSS में फॉन्ट माना गया है, फॉन्ट बोलते हैं, एकदम याद रखिएगा, भूलना ही नहीं है। चलिए, इन CSS विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर एन ID सेलेक्टर? एक हमारा होता है ID, एक हमारा होता है क्लास। ठीक है, एक हमारा होता है आईडी, एक होता है क्लास, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं? आईडी को हम डिफाइन करते हैं हैश से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जो आईडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आईडी को हम डिफाइन करेंगे हैश से। तो चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी, जो HTML क्या होता है और CSS क्या होता है, दोनों में कैसे यूज करते हैं। HTML CSS एक दूसरे के बिना हमेशा अधूरे रहते हैं। HTML में समझिए हम स्केलेटल देते हैं किसी को, लेकिन हम किसी चीज को जो स्टाइल करना होता है तो हम CSS का यूज करते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट क्या क्या किए, फॉन्ट साइज का हम HTML में लिख दिए हाई, अब हमको मन है इसका फॉन्ट साइज हो जाए 26, तो कैसे होगा? वो हम CSS के थ्रू डिफाइन करेंगे, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 26, तो वो हो जाएगा 26। चलिए हम आते हैं, ये क्या है? अब हम इसे देखते हैं। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत हमें थ्योरी पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे दे दी हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम में। आप लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है? डॉक टाइप HTML से लेके HTML लैंग्वेज, हेड, मेटा टाइटल, हेड, बॉडी, ये HTML। अब देखिए, एक एक चीज मैं आपको डिफाइन करती हूँ, जो ये सब चीजें क्या है। तो ये है डॉक टाइप HTML। ये क्या होता है? ये होता है डिक्लेयरिंग द डॉक्यूमेंट टाइप।
ये डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करना होता है। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, डिक्लेयरिंग द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब होता है डिक्लेयरिंग द डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब क्या होता है, जो ये बताता है कि हम किस वर्जन का एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। अभी हम HTML5 लेटेस्ट वर्जन HTML यूज कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए जो आप कौन सा HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वो हम HTML5 यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटी है जो इस क्वेश्चन को पूछा जा सके, इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें ये बता दी हूँ। जो जब हम HTML पढ़ेंगे तो पहला जो पॉइंट ही आता है डॉक टाइप, ये हमें डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है जो हम किस वर्जन का HTML यूज कर रहे हैं। अब आता है HTML लैंग्वेज EN। ये क्या होता है, ये रूट एलिमेंट होता है, सब कुछ इसी के अंदर होगा। ये पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का। ये लैंग्वेज EN का मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो हो गया। अब आता है हमारा हेड। ये मेटा डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट है। हेड क्या है, मेटा डेटा डॉक्यूमेंट। ये वेब पेज में दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। ये डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को स्टोर करता है। डेटा अबाउट डेटा है, वो होता है हमारा मेटा डेटा। ठीक है। अब आता है मेटा कैटसेट UTF-8। मेटा चार्टसेट UTF-8। अब ये देखिए, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। अब इसका मतलब बताती हूँ। मेटा कैटसेट UTF-8 ये स्पेसिफाई करेगा कैरेक्टर के इनकोडिंग का। कैरेक्टर UTF-8 जो है सो अभी लेटेस्ट है, बताता है जो कैरेक्टर का इनकोडिंग क्या है। अब ये व्यू पोर्ट वाला पार्ट का क्या पंगा है, तो ये क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो हमारे लैपटॉप पे भी खुल रहा है और हमारे मोबाइल पे भी खुल रहा है। कैसे, और सारा कुछ अच्छे से अरेंज से खुल रहा है, वो इसके कारण हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं जो ये मोबाइल पे कैसे शो करेगा, इसका कंटेंट मोबाइल पे कैसे आएगा, इसका लेआउट मोबाइल पे कैसे आ रहा है, इसके थ्रू। तो चलिए यहाँ तक हम समझ गए जो क्या है। जो डॉक टाइप HTML बताता है जो हम कौन से वर्जन का HTML यूज कर रहे हैं। HTML जो होता है ये एक रूट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर सब कुछ होता है, मतलब सारे जो टैग्स होते हैं। अब हेड आ गया। हेड जो होता है सो मेटा डेटा को स्टोर करता है जो कि हमारे वेब पेज में शो नहीं होता है। और उसके बाद आता है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ये कैरेक्टर इनकोडिंग को स्पेसिफाई करता है। और दूसरा आता है व्यू पोर्ट कंटेंट। ये मोबाइल डिवाइस के लेआउट को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर आ गया टाइटल। अभी मैं टाइटल के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ। जो टाइटल क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है ब्राउजर पे जो क्या दिखाना है, ये पेज क्या बोल रहा है। अभी मैं आपको HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है। अभी आपको पता चल रहा है मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ, यही देख के। जैसे ही क्रोम होता है ना, जैसे कि सपोज करिए ये क्रोम है, तो यहाँ पे, यहाँ से पेज स्टार्ट हुआ, बट यहाँ टाइटल टैग में तो कुछ रहता है जो हम क्या खोलें, तो वहां पे जो रिटर्न रहता है वही हो गया हमारा टाइटल। फिर बॉडी। बॉडी के अंदर हर वो चीज रहेगी जो कंटेंट हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं, जो यूजर देख रहा है वो बॉडी के अंदर ही होता है। अब फिर H1। अब सपोज करिए टैग हमारे पास 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और इसमें सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6। अब पी टैग हमारा क्या होता है, पी टैग हमारा पैराग्राफ टैग होता है। इसका फॉन्ट साइज भी 16 to 18 पिक्सल ही होता है, बाकी आप CSS लगा के बढ़ा सकते हैं। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। देखिए, तो आई होप आप लोगों को HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसको देने का मतलब ये था जो आप HTML के स्ट्रक्चर से अननोन ना रहे, फिर ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया। अब देखिए, आप देख रहे होंगे जो हेड के अंदर मेटा आता है, टाइटल आता है। अगर हम एक्सटर्नल CSS को डिफाइन करते हैं तो, एक सेकेंड, एक्सटर्नल CSS को डिफाइन करते हैं तो वो भी यहाँ पे स्टाइल करके आ जाएगा।
स्टाइल करके फिर सोर्स में उसका जो भी हो, जैसे c1.css, और यहाँ पे ये क्लोज होता है स्टाइल। ठीक है, नहीं यहाँ, हाँ ये ठीक है, ये हो गया, CSS हम ऐसे डिफाइन कर दिए। ये क्लोज नहीं होता है, एक्सटर्नल CSS में क्लोज नहीं होता है, सिर्फ हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, जब हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं तो क्लोज होता है। चलिए, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो सी क्या होता है CSS में। अब इतना पढ़ने के बाद आई होप आप लोगों को इसका आंसर तो जरूर आता होगा। जो सी क्या होता है CSS में, क्या कैरेक्टर होता है, क्या कैस्केडिंग होता है, क्या कलर होगा, या क्रिएटिविटी होगा। तो सी होता है हमारा कैस्केडिंग। अब कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है स्टाइल को हम मल्टीपल सोर्स से अप्लाई करते हैं, मतलब हायरार्कियल फॉर्म में। मतलब वही हो गया जो हम और इंटरनली और हम इनलाइन यूज कर सकते हैं CSS का, उसका मतलब ही सी होता है। सी का मतलब कैस्केडिंग होता है, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टेट में पूछा गया है, बिहार स्टेट 2021 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? जो CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इतना पढ़ने के बाद आई होप इसका आंसर आप लोगों को आता है। .html किसका एक्सटेंशन है? HTML का। CSS ये है CSS का एक्सटेंशन, ये हो गया। TXT, हम लोग जब नोटपैड में कोई भी चीज सेव करते हैं तो आप देखते होंगे वो TXT एक्सटेंशन का होता है। और JS हमारा जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, जब हम जावास्क्रिप्ट को सेव करेंगे तो वो .js के एक्सटेंशन में आएगा। तो आई होप आप लोग को इस सब का आंसर अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग पहले ही देख रहे होंगे स्क्रीन पे PDF, तो आप लोगों को समझ आ रही होगी चीजें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर द पोजीशन प्रॉपर्टी? जो हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी होता है उसमें वैलिड वैल्यू इसमें से कौन सा नहीं है? स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और फ्लोट। तो इसका आंसर होगा हमारा फ्लोट। देखिए, ये जो है सो हमारा वैलिड पोजीशन का वैल्यू नहीं है। पोजीशन स्टैटिक होता है, एब्सोल्यूट होता है, फिक्स्ड होता है। इस फिक्स्ड में हम जहां भी पोजीशन वैल्यू फिक्स कर दे वो वहीं पे रह जाता है। एब्सोल्यूट में, जैसे कि हमारा ये वेब पेज है, अगर हम किसी का वैल्यू एब्सोल्यूट दे, कोई भी चीज यहाँ पे रिटेन है, तो वो ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। और स्टैटिक में जो जहां है उस पोजीशन पे रहेगा। तो इसका आंसर ये हो गया फ्लोट। फ्लोट कोई भी पोजीशन का वैल्यू नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो विच प्रॉपर्टी इज यूज टू एड अ बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। इसका आंसर आप क्वेश्चन के साथ ही आपको मिल जाएगा। जो बॉर्डर, किसी भी एलिमेंट में हम बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे? तो वो हम करेंगे बॉर्डर टैग से। बॉर्डर टैग से हम बॉर्डर एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब देखिए, ये कुछ मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को बता देनी चाहिए। CSS के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके अगर मैं MCQ डालूं तो बहुत लंबा MCQ चल जाएगा, इसलिए मैंने एक ही पेज पे सारे डाल दिए हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। चलिए, मैं एक एक करके बता दे रही हूँ। कलर, कलर का प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे भी कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे कि ABC कुछ भी टेक्स्ट हुआ, उसका कलर मुझे डिफाइन करना हो तो हम HTML से नहीं, ये तो कलर जो डिजाइनिंग का प्रॉपर्टी होता है, मतलब अट्रैक्टिव करने का प्रॉपर्टी होता है, वो CSS ही करता है। तो हम टेक्स्ट कलर कैसे सेट करेंगे? तो हम कलर से करेंगे। और उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे, कलर $ब्लू। CSS लिखने का यही तरीका है, ये याद रखिए। CSS ऐसे ही लिखा जाता है, जो क्या करना है, किस किस प्रॉपर्टी को करना है और क्या करना है, बीच में डबल कॉलम और ये सेमी कॉलन आखिरी में। ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। कलर क्या करेगा? कलर को सेट करेगा। फिर दूसरा आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है? हम किसी भी टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ एक टेक्स्ट है आर्ट, अब मेरा मन है इस आर को लेफ्ट कर देने के लिए, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अगर ये मेरा वेब पेज है यहाँ तक
और मेरा मन हुआ ये यहाँ पे लिखा हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। यही मेरा मन हो राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यही मेरा मन हो सेंटर, जैसे कि लिखा हुआ है तो ये यहीं पे रहेगा। और यही मन हो जस्टिफाई, तो हम जस्टिफाई लिख देंगे। जस्टिफाई क्या होता है, एक पेज के हिसाब से वो सेट कर देता है चीजों को। फिर आएगा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब टेक्स्ट के अंदर हमें अंडरलाइन करना है या लाइन थ्रू करना है, जैसे कि यही आर है, अब मेरा मन हो अंडरलाइन करना है इसके नीचे, तो हम लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो वो यहाँ पे अंडरलाइन कर देगा। ये सब हम सीएसएस के थ्रू करते हैं, ना ही एचटीएमएल में जाके अंडरलाइन लिखते हैं। वही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जाता है जो हमें किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस किसी भी चीज में रखना हो, तो वही हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जैसे कि स्मॉल आर, इसको मन हो जो कैपिटल कर दे, तो हम ये अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस का यूज करते हैं। अब टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट, पहला जो लाइन हो उसको कितना इंटेंड करना है, मतलब कितना दूर से लिखना है, कितना ये छोड़ना है, मतलब ये स्पेस जो हम छोड़ते हैं वो टेक्स्ट इंडेंट हो गया। अब उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर लेटर स्पेसिंग, सेट स्पेस बिटवीन लेटर, लेटर्स के बीच में स्पेस, जैसे कि राम हो गया, यहाँ एप्पल हो गया, कुछ भी ले लीजिए, इस दोनों के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है वो लेटर स्पेसिस स्पेसिंग डिफाइन करेगा। वर्ड स्पेसिंग आर ए के बीच में कितना डिफाइन होगा वो वर्ड स्पेसिंग करेगा। लाइन हाइट, लाइन हाइट क्या होता है, जैसे कि ये राम है और नीचे लिख दे रैट, लिख दिए, सपोज रैट लिख दिए, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन हाइट कहते हैं। अब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट, एल टी आर मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, आर टी आर मतलब होता है, आर टी एल मतलब राइट टू लेफ्ट। किधर से लिखना है, इस साइड से लिखना है या इस साइड से लिखना है, वो डायरेक्शन ये डिफाइन करेगा। ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या है, डायरेक्शन है। अब आता है हमारा टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो ऐसे यूज होगा, लेफ्ट राइट, ये क्लॉकवाइज होता है, ऐसे लेफ्ट हो गया, बॉटम हो गया, राइट हो गया, अपर हो गया, ऐसे यूज होता है शैडो। तो आई होप आप सीएसएस की ये प्रॉपर्टीज याद रखे होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो सही लग रहा होगा। इसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोग को थ्योरी भी लेके चल रही हूँ और मैं आगे भी थ्योरी के साथ ही चलती रहूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल हाउ इमेज फिट इनटू अ कंटेनर। मतलब एक कंटेनर है उसमें इमेज है, वो कैसे फिट होगा, ओवरफ्लो ना करे और ज्यादा ही छोटा ना हो जाए। क्या वो इमेज साइज होगा, ऑब्जेक्ट फिट होगा, इमेज स्टाइल होगा या फिट इमेज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट फिट। इसको हमको कंटेनर में फिट करना है, तो ये ऑब्जेक्ट फिट होगा। ये शो करता है हाउ कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड बी रिसाइज, कंटेनर के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को कैसे रिसाइज करते रहे वो हम ऑब्जेक्ट फिट से फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए, विच सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड शैडो टू ए बॉक्स, कौन सा ऐसा सीएसएस प्रॉपर्टी है जो कि ऐड करेगा शैडो टू ए बॉक्स में। बॉक्स में हम शैडो कैसे ऐड करते हैं, क्या बॉर्डर शैडो से, क्या बॉक्स शैडो से, शैडो या डीप शैडो। इसका बहुत ही डीप शैडो कुछ होता ही नहीं है, शैडो कुछ होता ही नहीं है, बॉर्डर शैडो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स शैडो। ये ऐड करेगा शैडो अराउंड एलिमेंट ऑफ ए बॉक्स। अब ये हो गए सीएसएस की बात। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट किस तरह का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्कअप या स्टाइलिंग। तो जावा स्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट जैसे हम अभी HTML का पढ़े हैं, तो ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज है, स्टाइलिंग कौन देता है, CSS देता है, प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग में हमारा PHP, जावा, कुछ भी हो सकता है, उस प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन फिलहाल ये जावा स्क्रिप्ट का बात हो रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है हमारा, तो जावा स्क्रिप्ट हमारा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये भी हमारा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो कि एक वेब पेज में इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अब सपोज करिए मैं इसे आपको जावास्क्रिप्ट को समझाती हूँ, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में मैं अच्छे से समझाती हूँ। अभी देखिए, एक एक ये एक पेज है,
ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन बनाई, क्लिक। ठीक है, अब ये मैं बना दी HTML से। अब मेरा मन हो गया ये जो बटन है इसको मैं ब्लैक दे दूं और ये क्लिक को मैं व्हाइट कलर से दे दूं। तो अब बटन को मैं ब्लैक कलर से कैसे दूंगी, ब्लैक से कैसे दूंगी, तो मैं इसका स्टाइल कैसे करूंगी, CSS से। इसको व्हाइट कलर कैसे ऐड करूंगी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगी CSS से। देखिए, तो एक स्ट्रक्चर मेरा बना HTML से, उसमें मैं कलर डाल रही हूँ ब्लैक कलर और व्हाइट कलर CSS से। अब मेरा मन है जैसे कि हम क्लिक करें, इसका कलर ब्लैक से हो जाए व्हाइट और क्लिक का कलर व्हाइट से हो जाए ब्लैक। मतलब ये पहले जो ब्लैक था ये व्हाइट हो जाए और ये क्लिक जो है सो व्हाइट जो था सो ब्लैक हो जाए। मेरा मन ये है जिससे ये चीज मुझे और अट्रैक्टिव लगे। तो ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिविटी, ये चीजें कहाँ से ऐड होगी, ये हमारा ऐड होता है जावा स्क्रिप्ट से। ये पेज को और अट्रैक्टिव बनाता है जावा स्क्रिप्ट। वैसे तो बैक एंड में भी हम इसका थोड़ा बहुत यूज करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क है जैसे कि जे क्वेरी वगैरह, ये सब हमें बैक एंड में बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमें कभी कभार हम ये भी बोल देते हैं जो जावा स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही लेते हैं। और ठीक है, ये हम HTML CSS के साथ हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिसे हम यूज कर लेते हैं, एंगुलर JS वगैरह को एज अ बैकएंड यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं जो ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या ये क्लाइंट साइड नहीं होके सर्वर साइड भी है, क्लाइंट साइड तो है ही। तो आप समझ गए, जो ये एक स्ट्रक्चर मैं क्लिक वाला बनाई HTML से, इसमें कलर ऐड की CSS से, और बाकी जब हम क्लिक कर रहे हैं, ऑन क्लिक हो रहा है, तो ये क्लिक करने को हम ऑन क्लिक कहते हैं। तो ये होता है हमारा JS से। तो ये क्या किया, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्टिविटी ऐड किया वेब पेज में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। लगातार अभी JS के कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट इन अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट कैसे यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हम ये से कमेंट यूज करेंगे डबल लाइन करके। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल लाइन करके जो हम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ। जैसे कि मैं एक लाइन लिखी हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लिखी हूँ, अब मेरा मन हुआ जो ये लाइन को कमेंट कर देते हैं, तो हम यहाँ जैसे डबल स्लैश देती है, तो ये लाइन जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक खत्म हुआ एक लाइन में, वहां तक के वैल्यू को ये कमेंट कर देगा। मतलब आपको वो काउंट नहीं किया जाएगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट लाइन आ गया तो फिर इसको कमेंट नहीं करेगा। अब एक कमेंट लाइन और होता है जीएस में, आ गया हमारा पेन टैग, ये ऐसे स्टार दे दिए, फिर यहाँ इसका क्लोजिंग भी होता है। इसमें क्या था, इसका क्लोजिंग नहीं था, इसको हम बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे हो गया, जैसे कि ये है, अच्छा चलिए यहाँ बताती हूँ। एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन है। अब ये मेरा मन है ये सारे को कमेंट करना, इससे अगर हम कमेंट करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन को कमेंट करेगा क्योंकि ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो हम यहाँ पे ये हैश दे दिए, ये स्टार दे दिए, फिर यहाँ लास्ट में स्टार दे दिए, हैश दे दिए। ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी पार्ट्स हैं सबको कमेंट कर देगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, जो कौन सा भी आपको कंफ्यूज करने का इसको मन होता तो ये पूछ लिया जाता जो मल्टी लाइन कमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट में, तब आपका आंसर ये बन जाता। लेकिन फिलहाल जब कमेंट लाइन पूछा गया है तो जावा का यही बनेगा। दोनों में अगर कोई भी चीज डिफाइन ना हो तो आंसर हमें यही करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को भी तो हम एक्सटर्नली डिफाइन करेंगे। जावास्क्रिप्ट को कैसे HTML को पता चलेगा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, वैसे किसी कहीं लिख के तो हम नहीं रख देंगे। पहला, जावास्क्रिप्ट फाइल जब बनाएंगे तो वो JS एक्सटेंशन में होगा, जो मैं आपको पहले भी बता दी हूँ।
CSS का एक्सटेंशन मैं बता चुकी हूँ, डॉट CSS होगा। HTML का एक्सटेंशन HTML होगा। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। अब एक्सटर्नली हम कैसे ऐड करेंगे, तो एक्सटर्नली हम ऐड करेंगे ऐसे, स्क्रिप्ट टैग सोर्स और फाइल डॉट जेएस। सोर्स में क्या है, देखिए एक तो ये जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। ये फाइल क्या है, ये फाइल जो हम जावा स्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, उस फाइल में जो हम नाम मेंशन करेंगे वही फाइल है यहाँ पे। वहां अगर हम नाम मेंशन कर देते abc.js, तो यहाँ लिखना पड़ता हमें abc.js। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब विच इवेंट अकर्ड व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन HTML एलिमेंट, अभी मैं आपको बताई थी, जब मैं वेब पेज का एग्जांपल बताई थी, तो कौन सा इवेंट अकर होता है जब यूजर जो है जो HTML एलिमेंट को क्लिक करता है, ऑन माउस, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन फोकस। तो वो होता है हमारा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक क्या करता है, जब हम यूजर किसी भी बटन को क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक एलिमेंट जो है, ऑन क्लिक HTML एलिमेंट, वो एक जावा स्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, वो क्लिक होता है, तब कुछ आगे का प्रोसेस होगा। हम हो गए क्वेश्चन नंबर 19 को फिनिश कर चुके हैं। अब देखिए, विच बिल्ट इन मेथड कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस इन जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें कोई भी चीज, जैसे कि हम तो टेक्स्ट CSS में पढ़ चुके हैं, जो कैसे अपर केस में शिफ्ट करेंगे, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करके हम अपर केस में शिफ्ट, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या अपर केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपर केस में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में करना हो, तो कौन सा ऐसा बिल्ट इन मेथड है, टू अपर केस, चेंज केस, या कन्वर्ट अपर, कौन सा फंक्शन होगा इसमें, तो इसमें होगा टू अपर केस। इसका ऑप्शन ए जो है, तो आंसर है टू अपर केस। एक चीज, दो चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे कि ये टू है, ये अपर है, ये केस है, इससे हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम तीनों को ऐड करते हैं, तो ये पहला जो वर्ड है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये भी कभी कभी कंफ्यूज करने का, ये किया जा सकता है, अगर बहुत ही कंफ्यूज करने का एग्जामिनर को मन हो तो इससे भी कंफ्यूज कर देगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें तो हमें मालूम होनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो टू अपर केस फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि जावा स्क्रिप्ट में पहले से बनी हो। बिल्ट इन का क्या मतलब हुआ, जो कि जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन हो, पहले से ही बना हो, उसका हम यूज करें, बस मतलब समझ में आ जाए, जो हाँ ये इसका यूज करने से ऐसे होता है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का जो भी लेटर हो उसे हमें अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, व्हाट डज नैन वैल्यू रिप्रेजेंट, नैन वैल्यू ये 2022 बिहार स्टेट का क्वेश्चन है। नैन वैल्यू का क्या रिप्रेजेंट करता है जावा स्क्रिप्ट में, नॉट ए नंबर, नल एंड नेगेटिव, नो एनी नंबर, नंबर एज ए नल। तो इसका आंसर होगा नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। इनवैलिड न्यूमेरिकल ऑपरेशन रिजल्ट, क्या है ये, ये एक इनवैलिड न्यूमेरिकल ऑपरेशन रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। अगर इसका काम भी ना याद हो तो फिर भी NaN का मतलब आप नॉट अ नंबर करके याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर होता है। ये मुझे याद नहीं है, बट ये कहीं पूछा गया ही क्वेश्चन है, जो जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर होता है। फंक्शन आर कंसीडर्ड एज ए फील्ड, फंक्शन आर वैल्यूज, एंड देयर इज अ नो हार्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथड एंड फील्ड्स, वेरिएबल आर स्पेसिफिक, देयर इज अ नो डिफरेंस। तो देखिए जावा क्या है, जावा एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जेएस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब हमारा जेएस ज्यादा बोलने से मेरा गला फंस जाता है, इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। तो जावा क्या है, हमारा जावा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन एंड वैल्यूज
functions are values and there is a no hard distinction between method and field. ये इसका आंसर है. ये है इसका आंसर. functions are values and there is a no hard distinction between method and a field. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट पूछा गया क्वेश्चन है. बिहार स्टेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. जो एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या? एक्स्ट्रा मॉडर्न लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या एग्जाम्पलर मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंडेड मॉडर्न लैंग्वेज. तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ये एक्सएमएल का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? डिस्क्राइब और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाटा को, नहीं कि डिस्प्ले करने के लिए. डिस्प्ले करने के लिए हमारा एचटीएमएल काफी है. ये क्या करेगा? ये हमारा यूज करेगा, डिस्क्राइब और ट्रांसपोर्ट करेगा डेटा को. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर. एक्सएमएल में ऑल टैग को क्या क्लोज प्रॉपर्टी, ओपन ओनली, ऑप्शनल या केस सेंसिटिव क्या होना चाहिए एक्सएमएल में? तो एक्सएमएल में हमारा सारा प्रॉपर्टी क्लोज होना चाहिए. क्लोज होना चाहिए हर एक प्रॉपर्टी को. ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट एलिमेंट इन एक्सएमएल? फर्स्ट टैग इन डॉक्यूमेंट, द लास्ट टैग इन द डॉक्यूमेंट, टैग दैट contain all other tag used to display data. तो XML में tag that contains all other tag, ये होगा इसका आंसर. Which of the following define XML version and encoding? कौन जो है सो XML वर्जन को और XML को डिकोडिंग को यूज करता है? तो वो हमारा है मेटा. मेटा में हमें पता चलता है जो हम एक्सएमएल का कौन सा वर्जन और इनकोडिंग यूज करते हैं, और ये हम पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 26 तक. अब हम आते हैं, टोटल 33 क्वेश्चंस का सेट है, तो हम लगभग आखिरी पे आ चुके हैं. तो 27, विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ कमेंट इन एक्सएमएल? अब एक्सएमएल में भी हम कमेंट करते हैं, कैसे? तो एक्सएमएल में जो हम कमेंट करेंगे तो आप लोग देखें, चलिए, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए. एक्सएमएल जो है सो सेम सिंटेक्स यूज करता है जैसे कि एचटीएमएल यूज करता है. एचटीएमएल में तो हम बहुत तरीके से, एक तो ये भी यूज हो जाता है, ये सबसे फेमस है, और ये हमारा एक्सएमएल भी ऐसा ही यूज करता है. ये दोनों हम देख चुके हैं, जेएस यूज करता है. ये हो गया सिंगल, ये हो गया मल्टी लाइन. ठीक है, चलिए. Which of the following is mandatory in every XML document? XML declaration, root element, DTD difference और doc type declaration. इसमें से कौन सा मैंडेटरी होगा एवरी XML डॉक्यूमेंट के लिए? तो वो हमारा होता है रूट एलिमेंट. वो हमारा होता है रूट एलिमेंट जो कि मैंडेटरी होता है एवरी XML डॉक्यूमेंट के लिए. In XML, elements name are case insensitive, are case sensitive, can contain spaces, must begin with a number. तो ये होगा हमारा केस सेंसिटिव. इन एक्सएमएल में एलिमेंट्स का नेम जो होता है सो केस सेंसिटिव होता है. अब केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे कि हमारा ये नेम है और ये नेम है, मतलब एक मैंने कैपिटल लेटर में लिख दी और एक मैं स्मॉल में, तो इस दोनों का मतलब हमारा अलग हो गया. इसीलिए ये हो गया केस सेंसिटिव. अगर इनसेंसिटिव होता तो दोनों का मतलब सेम होता, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल में कोई भेदभाव नहीं होता. ठीक है, What does HTTP stand for? Hypertext Transfer Protocol, Hypertransfer Text Protocol, Hyperlink Transfer Protocol, Hypertool
ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है HTTP का? तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब पेज को इंटरनेट पे ट्रांसफर करता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म तो पक्का याद रखिएगा। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब पेज को इंटरनेट पे ट्रांसफर करता है। डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है, हर एक चीज का एक डिफॉल्ट, हर प्रोटोकॉल का एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है। कौन से पोर्ट नंबर पे ये काम करता है? तो पोर्ट नंबर 80 का यूज करता है हमारा HTTP। एक होता है हमारा HTTPS। क्या होता है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हो गया यहाँ पे सिक्योर, ये भी पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर वर्जन होता है HTTP का। इसमें हम क्या बोलते हैं उसको, SSL या TLS का यूज करते हैं इंक्रिप्शन वगैरह को यूज करने के लिए। तो समझ गए होंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS क्या होता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार मेरी बातें फिर से सुन लीजिएगा। जो ये दोनों क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। पोर्ट नंबर भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो पहला हम जानते हैं जो FTP क्या होता है। तो FT का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है फाइल को वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पे। ठीक है, इसको इसके पास ना डायरेक्टरीज का एक्सेस भी होता है। और ये इतना याद रखिएगा आप लोग, ये फाइल को ट्रांसफर करता है, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब आ गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है जो कि यूज होता है सेंडिंग ईमेल को बिटवीन सर्वर। सेंडिंग करता है ईमेल को बिटवीन सर्वर। और हमारा क्वेश्चन भी यूज यही पूछ रहा है जो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि मेल को सेंड करता है। तो ये हो गया हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर कितना है? 25। पोर्ट नंबर कितना है? 25। HTTP हमने अभी पढ़ा है ऊपर में, तो आई होप आपको नहीं बताना होगा जो HTTP क्या होता है। अब आ गए हम POP3 में। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस लिख दूं क्या? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोवाइड एक्सेस टू मेल इनबॉक्स दैट इज स्टोर्ड इन ईमेल सर्वर। प्रोवाइड एक्सेस टू मेल इनबॉक्स जो स्टोर रहता है मेल के सर्वर में। ठीक है, अब हम आप पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। इन HTTP व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर? कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, हाफ डुप्लेक्स और ब्रॉडकास्ट। तो हमारा होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस। HTTP क्या है? एक स्टेटलेस और कनेक्शन लेस है, जिसका मतलब होता है इच रिक्वेस्ट जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है। HTTP क्या है? इज स्टेटलेस और कनेक्शन लेस। याद रखिएगा, HTTP के दो क्वेश्चन अभी मैं दे चुकी हूँ, HTTP से क्वेश्चन आते हैं। तो HTTP क्या है? हमारा कनेक्शन लेस है, ये भी बोल सकते हैं स्टेटलेस है, मतलब हर एक रिक्वेस्ट जो है सो इंडिपेंडेंट है। अब आ गया हमारा यहाँ का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज बोथ HTTP और SMTP? वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, ईमेल सिस्टम, चैट एप्लीकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल सिस्टम। क्यों? क्योंकि SMTP का हम यूज करते हैं सेंडिंग ईमेल, लेकिन हम HTTP का यूज करते हैं ईमेल को ऑनलाइन कैसे सेंड किया जाए इसके लिए। तो वेब टेक्नोलॉजी में जितने पॉसिबल्स हो सकते थे मैंने उतने MCQs डाले हैं। मैंने अपने 100% दिया है ताकि आप लोग हर एक कंसेप्ट को भी समझे। बिना कंसेप्ट के तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं निकाला है।
और एक्स्ट्रा भी मैं आप लोग को बता दी हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लें। इससे क्या होगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं होगी। और ध्यान से बिना स्किप किए देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, कभी भी हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।